Hello everybody, we'll continue with the subject steel structure design using limit state method. So far we've discussed steel as a structural material, stress strain curve for mild steel and high strength steel, rolled steel, clauses on limit state design, actions or simply loads in IS 800-2007 and partial safety factors. So in this lecture, we'll be discussing manufacturing of steel or simply steel making. जो रॉ मटेरियल होता है आयन का उसको हम क्या बोलते हैं आयन ओर सो आयन ओर को आप सिंपली रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं द रॉ मटेरियल्स आर चार्ज्ड इन अ ब्लास्ट फर्नेस वेयर हॉट एयर इज पम्प्ड टू मेल्ट आयन एंड फ्लक्सेस एट 1600 डिग्री सेल्सियस आपने क्या किया आपने आयन ओर लिया और आयन ओर को आपने ब्लास्ट फर्नेस में डाल दिया और वहां पे हॉट एयर पंप कर दी ये हॉट एयर क्या करेगी ये आयन को मेल्ट कर देगी और मेल्ट कर देगी तो आयन क्या करेगा आयन फ्लो करने लग जाएगा और इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1600 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा अब क्योंकि आयन मेल्ट कर रहा है तो इसके पास दो पार्ट्स होंगे एक मटेरियल होगा जो ऊपर फ्लोट करेगा वो होगा एक्चुअल में एक्सेस कार्बन और अनवांटेड इम्प्योरिटीज ये जो अनवांटेड इम्प्योरिटीज और कार्बन है ये फ्लोट करेंगे और आप इसको रिमूव कर देंगे फ्लोटिंग मटेरियल को और इसे हम क्या नाम दे देते हैं स्लैग इसे बोला जाएगा स्लैग जो नीचे हेवी मेल्टेड आयन आपके पास प्रेजेंट है मोल्टन आयन तो ये मोल्टन मेटल जो है ये आप क्या करेंगे इसको कूल कर देंगे सॉलिडिफाई कर देंगे और इसको हम क्या बोल देते हैं पिग आयन इसे पिग आयन क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है सो उन इम्प्योरिटीज को रिड्यूस करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम इस पिग आयन को बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस में डाल देंगे ऑक्सीजन क्या करेगी ऑक्सीजन को आप पास कराएंगे उस मोल्टन पिग आयन से और वो एक हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस कर देगी क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये भी हॉट होगा तो यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन फर्नेस में प्रोड्यूस हुआ है उसकी वजह से द एक्सेस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पिग आयन एक्सेस एलिमेंट्स क्या है इम्प्योरिटीज जिनका नाम अगर आप नाम देखें तो कार्बन सिलिकॉन मैंगनीज सल्फर फॉस्फोरस और ऑक्सीडाइज अब क्योंकि आपने ऑक्सीजन डाली थी और टेम्परेचर भी क्या था हाई टेम्परेचर था तो ये सारी इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और ऑक्सीडेशन से आप इनडायरेक्टली उनको क्या कर रहे हैं रिमूव कर रहे हैं अब ऑक्सीजन सप्लाई को आप क्या कर देंगे बंद कर देंगे क्योंकि आपने ऑक्सीडेशन करानी थी वो ऑक्सीडेशन होगी इट हैज टू बी नोटेड that the supply of oxygen should be carefully controlled to avoid the trapping of gas pockets in steel ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप ऑक्सीजन उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए तो आपको ध्यान रखना है कि गैस पॉकेट्स ना फॉर्म हो अगर गैस पॉकेट्स फॉर्म हो जाती है आपके स्टील में फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा कोई सॉलिड स्टील मटेरियल है और यहाँ पे बीच में गैस पॉकेट्स ऑक्सीजन की पॉकेट्स फॉर्म हो गई तो जो स्ट्रेंथ है मेरे स्टील का वो स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिड्यूस कर जाएगी या फिर ये गैस पॉकेट्स क्या कर सकते हैं ये बर्स्ट कर सकती हैं और करोजन कॉज कर देंगी आपके स्टील में सो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी गैस पॉकेट हमारे स्टील में फॉर्म हो so we have to be very careful about it while the steel is in the oxygen furnace अब क्या है आपने जो लिक्विड स्टील आपके पास आया है जिसमें इम्प्योरिटीज फर्दर क्या हो चुकी थी ऑक्सीडाइज हो चुकी थी इज टेकन आउट ऑफ द बॉटम क्योंकि स्टील हैवी है और इम्प्योरिटीज लाइट होंगी तो इम्प्योरिटीज फ्लोट करेंगी और स्टील क्या कर जाएगा सेटल कर जाएगा तो इसलिए हम इसको फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस रिमूव कर देते हैं एज अ रिबन ऑफ स्टील इट इज cut into semi furnished products अब यहाँ पे ये जो स्टील है इसको आप सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट्स में कट कर देंगे अभी हम बोल रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट हमारे पास मिला है ये कैसा है सेमी फर्निश्ड है सो अब इस सेमी फर्निश्ड प्रोडक्ट पे हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंपली हॉट रोलिंग ऑफ स्टील जो ये सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हमें मिला था ऑक्सीजन फर्नेस से उसको फिर से हम हीट करते हैं और टेम्परेचर कितना ले जाएंगे 1200 डिग्री सेल्सियस टू मेक मेटल मैलेबल अब इतना हाई जब टेम्परेचर होगा तो आप इस
आयन को मैलेबल स्टेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पे आप इसको क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉ इट इनटू शीट्स। तो मैलेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमने उसको क्या कर दिया है, हीट कर दिया है। अब जैसे ही आपका मेटल मैलेबल स्टेट में पहुंच गया, आप उसको क्या कर देंगे, रोल, आप उसको रोल करेंगे इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे जब हमने निकाला था ब्लास्ट सॉरी ऑक्सीजन फर्नेस से, तो कैसे प्रोडक्ट्स थे, सेमी फिनिश्ड। अब यहाँ पे हम क्या बनाना चाह रहे हैं, उसके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाना चाह रहे हैं। The greater the reduction in size, the greater the work hardening which produces varying properties in a section. अब क्या हो रहा है, आप जब सेमी फिनिश प्रोडक्ट को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में हम उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं, रिडक्शन इन साइज, ताकि जो थिकनेस है वो कम हो जाए, जो जितने भी एजेस हैं वो क्लीन हो जाए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। द ग्रेट, और जितना आपको साइज रिड्यूस करना है, अगर आपको 10 mm से 5 mm लेके आना है, या 10 mm से 8 mm लेके आना है, तो हमें पता है कि 10 mm to 5 mm क्या लगेगा, हमारे पास ज्यादा मेहनत लगेगी, 10 mm to 8 mm कम मेहनत लगेगी। सो जितनी ज्यादा रिडक्शन आपने करनी है, उतना ज्यादा आपका वर्क डन होगा। और उस वजह से जो प्रॉपर्टीज है आपके सेक्शन की, वो वेरी करेंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस की प्रॉपर्टीज क्या कर जाएंगी, वेरी कर जाएंगी। A hot rolled steel's thickness can be reduced by cold rolling or rolling in mills at room temperature. अब आपने हॉट रोलिंग जब कर दी स्टील की, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर से उसकी थिकनेस को फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, किस हेल्प से, कोल्ड रोलिंग। कोल्ड फॉर्म जो स्टील स्ट्रक्चर्स है या स्टील है, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। The mechanical properties are influenced by the rolling. Mechanical properties क्या हुई, जैसे कि साइज हुआ उसका, डिफरेंट जो भी स्टील टेबल हमें प्रॉपर्टीज दे रहा है, वो सारी प्रॉपर्टीज कौन सी हो गई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होगी। तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, वो कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, रोलिंग प्रोसेस इन्फ्लुएंस कर रहा है। एक तो हुआ रोलिंग प्रोसेस, आपने हॉट रोलिंग करी है, कोल्ड रोलिंग करी है, किस तरीके से आप रोलिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि किस टेम्परेचर पे रोलिंग हुई है, फिनिशिंग टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपने उसको फिनिश किया है। फिर रेट ऑफ कूलिंग क्या है, अगर रेट ऑफ कूलिंग बहुत हाई होगा, ये हमने पहले भी देखा था, अगर रेट ऑफ कूलिंग बहुत डिफरेंट है या हाई है किसी भी स्ट्रक्चर का, तो अगर हम ये देखें, यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में थिकनेस ज्यादा है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे थिकनेस कम है, तो ये पार्ट जल्दी कूल डाउन हो जाएगा, इस पार्ट को कूल डाउन होने में टाइम लगेगा। तो इस वजह से वेरिएशंस आ जाती हैं, स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जिनको रिड्यूस स्ट्रेसेस हमने बात करी थी। तो कूलिंग रेट क्या है, एंड ऑल्सो द हीट ट्रीटमेंट, कौन सा हीट, पर्टिकुलर हीट ट्रीटमेंट आपने यूज करा है कूलिंग के लिए या हीटिंग के लिए। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इन्फ्लुएंस करेंगे। नेक्स्ट है, आप जब रीहीट करते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, रीहीट कर रहे हैं। तो रीहीटिंग टुगेदर विद एक्चुअल मैकेनिकल वर्किंग, आपने रीहीटिंग करी और उसके बाद उसको फिनिश करना जब चाहा प्रोडक्ट को, तो आप कैसे करेंगे, उस पर कुछ मैकेनिकल चीजें यूज करेंगे, जैसे इस तरीके से आप रोलिंग सिलेंडर्स यूज कर रहे हैं। तो रीहीटिंग और ये मैकेनिकल एक्शन जो है, ये क्या करता है, इन्वॉल्व इन रोलिंग मॉडिफाइज द स्टील इन सच अ वे दैट इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज कंसिडरेबली इंक्रीज। ये क्यों हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जब आप रीहीटिंग कर रहे हैं और फिर जब आप मैकेनिकल वर्किंग उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उससे क्या बढ़ रही है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन रोलिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स squeezing the heated semi-finished products between a pair of rotating cylinders called rollers. आपने क्या करना है, जो ये सेमी फिनिश्ड स्टील है, अगर हम इसे मार्क करें, तो ये हमारे पास जो सेमी फिनिश्ड स्टील है, इस सेमी फिनिश्ड स्टील को हमने किस में डाल दिया है, रोलर्स में डाल दिया है। रोलर्स में क्यों डाल दिया है, ताकि रोलर्स इसका जो थिकनेस है उसको क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो ये रोलर्स में
हम यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रोलर या रोटेटिंग सिलेंडर ऊपर लगा है, एक रोटेटिंग सिलेंडर नीचे लगा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? रोटेटिंग सिलेंडर्स को सिंपली रोलर्स बोलते हैं। तो रोलर्स कैसे फंक्शन करते हैं? अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दो रोलर्स हैं। ये दो रोलर्स डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। ये वाला रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, ये वाला रोलर इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। So, अगर हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये कैसा है? क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो द रोलर्स रिवॉल्व एट द सेम स्पीड। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्पीड दोनों रोलर्स की क्या रहेगी? सेम रहेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन हमने यहाँ देख लिया कि एक एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, एक क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है। ईच पास ऑफ विच reduces the thickness of the semi finished product by 50 mm। जब आप एक पास कर देते हैं, अब ये रोटेट कर रहा है, ये मूव भी करता रहेगा, रिवॉल्व कर रहा है, मूव भी करता रहेगा, तो हर एक पास में ये थिकनेस को कितने से रिड्यूस कर रहा है? 50 mm से रिड्यूस कर रहा है। और हम कितने पासेस देते हैं? ऑलमोस्ट 15 पासेस देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस रिक्वायर्ड। तो ये प्रोसेस है, रोटेटिंग सिलेंडर्स की हेल्प से हम क्या करते हैं? सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। द स्टील लीव्स द मिल्स। अब आपने यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बना दिया है, अभी भी प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि द स्टील लीव्स द मिल्स इन द फॉर्म ऑफ 10 मीटर लॉन्ग सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स while are inspected both visually and ultrasonically for surface and internal defects such as cracks, blowholes और slag inclusion। अब क्या हुआ? जब आपने यहाँ से प्रोडक्ट सेंड किया तो भी अभी हम उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं बोल रहे हैं। आपने उसको क्या करा? 10 मीटर लॉन्ग प्रोडक्ट की लेंथ में भेज दिया है। अभी भी ये प्रोडक्ट कैसा है? सेमी फिनिश्ड है। क्यों? क्योंकि अभी इसकी इंस्पेक्शन होनी है। आप इसको इंस्पेक्ट कैसे करेंगे? विजुअली भी इंस्पेक्ट किया जाएगा और अल्ट्रासोनिकली भी इंस्पेक्ट किया जाएगा। अल्ट्रासोनिकली क्यों इंस्पेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि इंटरनल डिफेक्ट्स जो हैं वो हमें अल्ट्रासोनिकली ही पता चलेंगे, वो विजुअल इंस्पेक्शन से हम डिटरमिन नहीं कर पाएंगे। विजुअल इंस्पेक्शन से हम सरफेस डिफेक्ट्स को डिटरमिन कर सकते हैं। इंटरनल डिफेक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं? कोई क्रैक हो सकता है, ब्लो होल्स हो सकते हैं जैसे कि एयर पॉकेट्स हो गई, या फिर कुछ स्लैग, कुछ इम्प्योरिटीज जो है वो पूरी तरीके से रिमूव नहीं हुई हमारे मेंबर से, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा जब आप उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं। द सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर रीहीटेड एंड देन पास थ्रू ग्रूव्ड और प्रोफाइल्ड रोल्स। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? इसको फिर से हीट कर रहे हैं और उसको ग्रूव्ड और प्रोफाइल रोल से पास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमने इसको शेप देनी है। शेप कैसी हो सकती है? एंगल्स की, आई सेक्शन की, चैनल सेक्शन की, टी सेक्शन की, और जो डिफरेंट सेक्शंस हमने स्टडी करे थे प्रीवियस लेक्चर्स में। तो इन सब सेक्शंस में उनको बनाने के लिए आपने उसको क्या करा है? फिर से रीहीट करा है और पास करा है ग्रूव्ड रोल्स से, which operate on all four edges to turn the flat products into structural shapes such as angles, eye sections and channels। The rolling process reduces the cross section। Obviously जो thickness है वो हम क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। हमने पीछे देखा था कि रोटेटिंग सिलेंडर का एक सिंगल पास कितने mm से रिड्यूस कर रहा है? 50 mm से रिड्यूस कर रहा है। फिर वो उसको इलोंगेट भी करेगा, मटेरियल कहीं पे खत्म तो नहीं हो जाएगा। जैसे ही आप उसकी थिकनेस रिड्यूस करेंगे तो उसका लेंथ क्या कर जाएगा? लेंथ इंक्रीज कर जाएगा। तो रोलिंग प्रोसेस से क्या होता है? क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है और मटेरियल क्या कर जाता है? इलोंगेट कर जाता है and shapes the steel into required shape by refining the grain size of the material। अब आप क्या कर रहे हैं? स्टील को शेप कर रहे हैं, जो भी रिक्वायर्ड शेप है, एंगल्स, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, और उसका ग्रेन साइज भी साथ साथ में क्या कर रहे हैं? रिफाइन कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी मैन्युफैक्चर स्टील एंड व्हाट इज द हॉट रोलिंग प्रोसेस ऑफ स्टील, और क्यों किया जाता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। सो आई होप आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।